हिकु शागिर्द सरफराज़ लाको ॿ क्वेश्चन पुछिया आहिनि जेके हेलोजिनेशन जे सिलसिले में आहिनि। हाणे उहे क्वेश्चन्स असांजे कोर्स में त खां वधीक आहिनि, बहरहाल क्वेश्चन पुछिया आहिनि, मां उन्हनि जा तव्हांखे जवाबु ॾियां थो ऐं उन जे बारे में वधीक डिटेल में ॿुधाईंदुमि। क्वेश्चन पहिरियों पुछियो अथई, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। This is the propane and this is the bromine in the presence of sunlight, Br2. He product है वनी। This is a normal propyl bromide, this is a hexane isopropyl bromide, ethyl bromide and vinyl bromide। त हिन मां कहिड़ी प्रोडक्ट ठहंदी। ऐं ॿियो क्वेश्चन आहे, द रिएक्शन ऑफ isobutane with an unknown halogen is catalyzed by light। The two major products obtained are this is the tertiary butyl halide and this is the isobutyl halide। What is the unknown halogen? You know halogen is denoted by X, either it is a chlorine, bromine, iodine, fluorine or astatine। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें अल्केन की हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने जो हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन मीथेन और ईथेन की। मीथेन में एक ही कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन है और चारों के 4 हाइड्रोजन भी प्राइमरी है। किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक ही मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगी, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड, माना मोनो सब्स्टिट्यूशन करने पर। इसी तरीके से ईथेन है, जब हम ईथेन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ईथेन में भी 2 कार्बन है और दोनों कार्बन आपको पता है कि वो प्राइमरी कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन उन पर क्या होते हैं, प्राइमरी है। किसी को भी जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड या इथाइल आयोडाइड एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास वो अल्केन का मेंबर हो जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ द कार्बन हो, मिसाल के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो उनके वहाँ पर हाइड्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन होंगे। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाएं, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या टर्शरी को करें, तो जाहिर है उस सूरत हाल में हमें मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेगी या वेराइटी ऑफ दी प्रोडक्ट मिलेगी। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है ये प्रोपेन है, प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं हम उनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं हम उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। और ये भी प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में रूम टेम्परेचर पर, तो हमें 2 प्रोडक्ट, 2 आइसोमर्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और अगर ये दरमियान वाला जो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लोरीन से, तो हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलेगी। तो ये 2 आइसोमर्स मिलेंगे। न सिर्फ ये 2 आइसोमर्स मिलेंगे, इनकी अमाउंट भी कम और ज़्यादा होगी, डिफरेंट अमाउंट होगी। जैसे इधर हमने लिखा है 45% है, ये 55%, माना हम कहेंगे ये नॉर्मल प्रोपाइल जो है वो माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से प्रोपेन है और ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन प्राइमरी, हाइड्रोजन 6 है, ये दोनों सेकेंडरी कार्बन है। तो 4 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो
दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन से हटाएंगे तो हमें नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा, और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लोरीन से तो हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा। तो ये दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, और इनमें ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन में भी दो किस्म के कार्बन है, जैसे ये प्राइमरी 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 और ये टर्शरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन जो है वो कुल कितने 9। प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो हमें मिलेगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कितनी परसेंटेज, 64% है। और अगर टर्शरी कार्बन की हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं क्लोरीन से तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटेन के दो आइसोमर प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, और उनकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल पेंटेन लेंगे तो उसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। आइसोपेंटेन के जो 4 आइसोमर अल्काइल हैलाइड की सूरत में मुख्तलिफ मिलते हैं। तो ये क्यों होता है, तो आपने देखा न सिर्फ हाउएवर डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट अमाउंट। अब इसका रीज़न क्या है, because the different type of hydrogen atom have different reactivity for substitution। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती हैं मेजर और माइनर, कोई ज़्यादा कोई कम, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्शरी का, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन का डिफरेंट है। और ये एग्जाम्पल से साबित हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। और अब उसका फिर रीज़न क्या है, ये रीज़न हो सकता है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, वो कम होती है सेकेंडरी से। और सेकेंडरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा उसकी कम है किससे, प्राइमरी से। और इसी तरीके से प्राइमरी हाइड्रोजन इथाइल का या नॉर्मल प्रोपाइल का की जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है या डिसोसिएशन एनर्जी है, मीथेन के साथ जो हाइड्रोजन है उससे और कम है। जैसे ये लिस्ट हमने दिखाई है, ये टर्शरी जो सारी ये आइसोब्यूटेन है, उसमें ये कार्बन टर्शरी है क्योंकि 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये, उसके साथ हमने ये हाइड्रोजन दिखाया है। उसकी एनर्जी कितनी है, 381 किलो जूल पर मोल इसको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए आइसोब्यूटेन में। और ये जो हमारे पास है प्रोपेन, इस प्रोपेन में जो सेकेंडरी कार्बन के साथ है उसकी बॉन्ड एनर्जी उससे टर्शरी से थोड़ी ज़्यादा है। फिर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये नॉर्मल प्रोपाइल में भी ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये इथेन के साथ हाइड्रोजन ये प्राइमरी है। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 410 किलो जूल पर मोल चाहिए, और मीथेन को 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। रिएक्टिविटी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास रेडिकल बनता है उस पर डिपेंड करता है, उस रेडिकल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो मिलती है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है ये जो हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कोलियन फ्रीक्वेंसी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर है। तो क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओरिएंटेशन आपको पता है, टू टेक द पोजीशन इन द
अल्केन किस कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा, तो ये उनकी ओरिएंटेशन होगा प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर या टर्शरी पर आकर वो हेलोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये उनकी ओरिएंटेशन कहलाती है। ये कोलियन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और ये एनर्जी फैक्टर जो मैंने आपको पहले ही बताई कि ये डिसोसिएशन एनर्जी है, इन पर डिपेंड करता है। तो ये जो खास पॉइंट है कि स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल रिजल्टिंग आफ्टर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और उनकी ये परसेंटेज रेशो दिखा रहे हैं और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें 6 जो है वो प्राइमरी कार्बन है और 4 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। जब हम इसको क्लोरीन के साथ सनलाइट HNO में रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड 28% बनता है और जो सेकेंडरी है वो 72% बनता है। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है यानी कि हाइड्रोजन का जो तादाद है वो प्राइमरी का वो सेकेंडरी से ज़्यादा है, तो चांसेस किसके ज़्यादा होने चाहिए थे रिमूव होने के, प्राइमरी हाइड्रोजन के, तो ये 60% होना चाहिए था और ये 40% सेकेंडरी का। लेकिन जो प्रैक्टिकली मिला है वो प्राइमरी 28% और ये 72% है। तो उसका रीज़न फिर ये दिया जाता है कि जो सेकेंडरी प्रोफाइल बनता है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोफाइल। क्यों कि जब ये सेकेंडरी रेडिकल बनेगा यानी कि इस कार्बन से अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, माना रेडिकल बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ये अब ये इसको स्टेबल करने के लिए ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन या कार्बन के हवाले से ये इनको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। ये हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट का आप नाम देते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रूव कर ये इसका रीज़न देते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मिसाल हम मोस्टली देते हैं कि जो डिफिसिट इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल जैसे हम अल्काइल हैलाइड में टर्शरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और प्राइमरी कार्बोनियम आयन की बात करते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि उस कार्बन प्लस को वो डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं तो स्टेबल हो जाता है। सेकेंडरी में जो फिर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन के साथ, प्राइमरी में 1 होता है, मिथाइल में बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है, तो सेकेंडरी मोर जो स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो इसका अब ऑर्डर ये होगा कि टर्शरी जो रेडिकल बनाया जाएगा वो मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हेलोजन किस कार्बन पर आएगी, तो बड़े 2 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर है कि ये हाइड्रोजन का तादाद जो है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा है या स्टेबिलिटी ऑफ दी अल्काइल रेडिकल की ज़्यादा है। ये 2 नाम हम देते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो उसको हम कहेंगे सिलेक्टिविटी, और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कौन सा जो ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, माना सिलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किस साइट से किस पोजीशन से हटाएंगे। टर्शरी से जो हटाया जाएगा वो मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी हेलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की। तो ये सारे फैक्टर हम ज़हन में रखकर फिर हम
परसेंटेज रेशो निकालते हैं इन दोनों आइसोमेरिक प्रोडक्ट का कि कौन सा आइसोमेरिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, उसी हवाले से हम आइसोमर बनाते हैं। जैसे इधर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल में ये 28 आया है, ये 72 आया है। फिर ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में ये टर्शरी कार्बन टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये प्राइमरी कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, इनका 9 तादाद है और टर्शरी का 1 है। तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो प्राइमरी से हटा है वो 64% बना है, और जो टर्शरी हाइड्रोजन जो मोर स्टेबल था वो 36% आया है। इसी तरीके से ये जो हम बात करेंगे तो ये दो फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे कि ये जो रिएक्टिविटी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन टूवर्ड क्लोरीनेशन, ये एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ है कि ये जो टर्शरी का रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी से 5 टाइम्स ज़्यादा है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो प्राइमरी से 3.8 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी आर्डर ये हमें याद करना पड़ेगा कि टर्शरी का 5 टाइम्स है और सेकेंडरी का 3.8 और प्राइमरी का 1.0 है। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ द टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन का है। हम टर्शरी के बजाय 3 डिग्री लिखेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन को 2 डिग्री से ज़ाहिर करेंगे और प्राइमरी को हम 1 डिग्री से ज़ाहिर करेंगे। और ये इनका ये समझ लें कि ये इनका जो रेशो है प्राइमरी के मुकाबले में। तो अब उसके अलावा मैंने बताया कि ये उसके अलावा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करेगा। तो अब ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी आर्डर है सेकेंडरी टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी का 3.8 क्लोरीन के सूरत में, इनकी मदद से हम परसेंटेज निकाल कर बता सकते हैं कि कौन सी मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और कौन सी माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगी। ऊपर हम क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन का मैकेनिज्म दिखाते हैं। पहली स्टेप क्या है, आपको पता है कि चेन इनिशिएशन है। ये सनलाइट की मौजूदगी में होमोलाइटिकली इक्वली क्लोरीन क्लोरीन के दरम्यान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और आपको क्या मिलेगा, 2 फ्री क्लोरीन रेडिकल मिलेंगे। ये डॉट है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। अभी हमारे पास है प्रोपेन है, अब प्रोपेन के साथ हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैकेनिज्म के मुताबिक ये प्राइमरी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव होगा प्राइमरी कार्बन से, ये तो प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन वो रिमूव होगा, तो आपको नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल मिलेगा। फिर ये नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल किससे अमल करेगा, क्लोरीन से अमल करेगा। ये प्रोपेगेशन स्टेप शुरू हो गई और मिलेगा हमें नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और ये भी चांस था कि ये जो क्लोरीन है रेडिकल फ्री रेडिकल है, वो किस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा या रिमूव करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन से जो रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बन जो फ्री रेडिकल बन गया। और ज़ाहिर है इसकी जब सब्स्टिट्यूशन अब होगी तो ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर से क्लोरीन आकर लगेगा और ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब हम इसकी जो है वो प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे और उसकी मदद से हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो देखें नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन वो कितने, तो प्राइमरी हाइड्रोजन है 6, तो ये नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन लिखा हमने 6। और इसकी जो रिएक्टिविटी आर्डर कितना है प्राइमरी का, वो प्राइमरी का रिएक्टिविटी आर्डर आप याद करेंगे वो कितना है 1। तो
इसको हमने कहा 6:1, ये हो गया 6 प्रोपोर्शन में। और फिर बात करें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमने बनाया, उसमें हमने हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव की है? सेकेंडरी कार्बन से। तो इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है सेकेंडरी का? 3.8 है। तो हमने इसका रेशो निकाला 2 × 3.8 कितना हुआ? 7.6। अब हमें परसेंटेज रेशो निकालना है कि ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड की आइसोमर का कितना परसेंटेज मिलेगा। तो परसेंट निकालने का क्या तरीका है कि ये जो हमने कहा निकाला, प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइमरी कार्बन 6 अपॉन द टोटल रेशो कितना है? 6 + 7.6, 7.6 इनको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 13.6, 6 अपॉन 13.6 × 100, तो जवाब आएगा तकरीबन 44.1। और इसी तरीके से जब हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रेट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल का तादाद देखें कितना था? 3.8। तो ये रेशो सेकेंडरी का कितना है? 7.6 अपॉन वही टोटल इंटू 100, तो 55। तो सेकेंडरी प्रोपाइल जो आता है यहाँ आइसोप्रोपाइल, वो मेजर प्रोडक्ट हो गई और ये माइनर प्रोडक्ट हो गई। राउंड अबाउट कितना लेते हैं? 55 और 45 कर लेते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये सेकेंडरी बनेगा। लेकिन ये भी 45 इतना भी कम नहीं है, तकरीबन बराबर है। तो दोनों बनते हैं क्योंकि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन से थोड़ी कम है। तो दोनों फैक्टर काम करेंगे कि हेलोजन की रिएक्टिविटी और उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। तो स्टेबिलिटी जो सेकेंडरी की ज़्यादा है, इस वजह से इसकी परसेंटेज 55.8 आई है। लेकिन अगर फ्लोरीन होता क्लोरीन की जगह पर तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो वो इस साइट को, इस पोजीशन को देखने का इंतज़ार नहीं करेगा। उसको वो मिसाल फ्लोरीन अगर इस हाइड्रोजन पर अटैक करे तो इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको सराउंड करके रखते हैं। इस पर फ्लोरीन का इस हाइड्रोजन पर रिएक्शन देर करेगा तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन पर जल्दी में अटैक कर लेगा। तो याद करें कि अगर ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड फ्लोरीन से पूछता तो हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड मेजर प्रोडक्ट बनेगी और ये माइनर बनेगी। लेकिन और ब्रोमीन में और आयोडीन में, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है ब्रोमीन और आयोडीन, तो वो जो स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी, जैसे सेकेंडरी और टर्शरी, तो वो सेकेंडरी और टर्शरी वाली प्रोडक्ट देंगे। तो अगर इधर ब्रोमीन होता तो हम ब्रोमीन कहते हैं कि वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ही बनाएगा। असल मसला है क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो जो लेस हिंड्रेड हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन में है वो स्टेबिलिटी यानी कि सिलेक्टिविटी देखता है कि कौन सा कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाए जो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस बेसिस पर तो हम ज़्यादा पर क्लोरीन को ही डिस्कस करते हैं। तो क्लोरीन का मैंने ये परसेंटेज रेशो आइसोमर प्रोडक्ट का दिखाया। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो 45 है और जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है वो 55 है, इसी रेशो से। इसी तरीके से ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, क्लोरीन के साथ 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो अगेन इसका अब हम जो आइसोमेरिक रेशो निकालते हैं, जैसे ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में जो प्राइमरी हाइड्रोजन का तादाद कितना है? प्राइमरी हाइड्रोजन है हमारे पास 6 और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? प्राइमरी का 1। तो ये रेशो कितना हुआ, या प्रोपोर्शन कितना हुआ? 6।
और इसी तरीके से फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन निकाले तो उसका नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, दीज आर द 4, 2 और 2 ये 4, और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कितना है सेकेंडरी का 3.8 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका रेशो कितना हो गया 15.2। अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड आइसोमर का कितना परसेंटेज बन रहा है, तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है, इसका प्रोपोर्शन अपॉन टोटल इंटू 100, तो ये आया 28, और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हमने रेशो निकाला तो ये कितना था 15.2 अपॉन टोटल इंटू 100, तो कितना आया 72 आया। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी पर जो है वो अटैच होना चाहता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी से ज़्यादा है। इसी तरीके से आइसोब्यूटेन में बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ पर दो किस्म के हाइड्रोजन है, प्राइमरी 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 और ये टर्शरी। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगी या ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगी, आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने 9, और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है 1, तो टोटल हुआ ये 9। और टर्शरी ब्यूटाइल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन 1, और उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो प्राइमरी हाइड्रोजन 9 अपॉन टोटल इंटू 100 कितना आया 64, और जो टर्शरी था वो 5 अपॉन टोटल इंटू 100 36% इसका आया। तो टर्शरी 36 है और ये प्राइमरी जो है 64, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगी। मेजर प्रोडक्ट जो होगी हमारे पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की होगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके मुकाबले में, जो सिलेक्टिविटी है, यानी कि कौन सा कार्बन जो मोर स्टेबल है या कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी फैक्टर outweighs the difference in the relative reactivity of primary and tertiary hydrogen। अब हम बात करेंगे ब्रोमीन की। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी इन ब्रोमिनेशन। Bromination of alkane is similar to chlorination, but since bromine is less reactive than chlorine, it is more selective in the site of attack and mainly attack tertiary hydrogen atom। वो जो रेडिकल होगा वो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि टर्शरी जो रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। द रेशो ऑफ द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम टुवर्ड ब्रोमिनेशन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस वन। अब टर्शरी कार्बन टर्शरी हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 1600 है, और सेकेंडरी का कितना है 82, और प्राइमरी का 1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीनेशन जो के मुकाबले में ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टू द ब्रोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर डिफरेंट है। इन ब्रोमिनेशन द रिलेटिव रिएक्टिविटी डिफरेंस आर मच ग्रेटर देन एनी प्रोबेबिलिटी डिफरेंस। तो जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये जो हमने कैलकुलेशन की थी क्लोरीन की सूरत में, उसके करने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदाज़ा कर लेते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल है यानी कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी है, तो हम ब्रोमिनेशन उसी हाइड्रोजन को हटा कर करेंगे जो मोर स्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेशन करें तब आपको देखेंगे वही आएगा। जैसे ये प्रोपेन है, अब ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। ब्रोमिनेशन हमने कराई सनलाइट की मौजूदगी में। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कितना परसेंट आया जा रहा है 3%, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो सेकेंडरी पर है 97 है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, इससे मुकाबला नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, टर्शरी पर ये जाकर अटेन होगा। और इसी तरीके से ये नॉर्मल ब्यूटेन की हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मल में 2% और ये 98% आ रहा है। और इसी तरीके से ये हम आइसोब्यूटेन हमने ली
प्राइमरी और ये टर्शरी कार्बन है। अब ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1% आ रहा है और ब्रोमीन क्या 99% आ रहा है। तो हमने देखा कि ये जो प्रोपेन की और ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की जो प्रोडक्ट आ रही है वो डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन which is to be removed, which is to be abstracted. One of the product of the bromine show that bromine atom is more selective in the site of अटैक, माना मोर सिलेक्टिव है, मतलब है कि ब्रोमीन की कोशिश होगी कि उस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा आए जो मोर स्टेबल होता है। वैसे हम इसका प्रॉब्लम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने आइसोब्यूटेन में ब्रोमिनेशन की है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखें आइसोब्यूटाइल में नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का और रिएक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये 9 है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1, टोटल हो गया ये प्रोपोर्शन 9। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो 1 है और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कितनी है 1600 है, तो ये हो गया 1600। तो टोटल कितना होगा ये हमारे पास, मिसाल ये हमने टोटल ये जो टर्शरी ब्यूटाइल में ये 1600 है, ये टोटल क्या इनटू 100 तो कितना ग्रेटर देन 99% आ रहा है। तो जाहिर है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं होगा। तो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, टर्शरी ब्यूटाइल की। इसी तरीके से आयोडीन की और रिएक्टिविटी कम है तो आयोडीन भी हमें टर्शरी देगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन में जो सिलेक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। और फ्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है, तो वो जो उसको कम जिस पर हिंड्रेंस होगी, जो लेस सराउंडेड होगा, जैसे यहाँ जिसका प्रॉबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो उस पर वो अटैक कर लेगा। तो ये हम बजाय सबकी कैलकुलेशन करने के लिए ये ट्रिक टू फाइंड द पोजीशन ऑफ हेलोजन इन अल्केन और द साइट ऑफ अटैक, जो क्या कहते हैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन पर क्या होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है। ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ अल्काइल रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी टर्शरी की और सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा होगा प्राइमरी। और जो रिएक्टिविटी होगी, जैसे फ्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव है तो उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी कि वो नहीं इंतज़ार करेगा कि टर्शरी पर या सेकेंडरी पर अटैच होना है, क्योंकि प्राइमरी बाहर ही बाहर होगा, वो इजीली उसके अप्रोच पे होगा, तो वो डायरेक्ट उस पर रिएक्ट करके मोस्टली वो प्राइमरी बना लेगा। इसलिए वहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन लेस रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा सिलेक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि वो स्टेबिलिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं कि स्टेबल बनाएं। और बाकी रहेगी क्लोरीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा है। तो उस सूरत में हम ये जो परसेंटेज रेशो निकालते हैं वो निकाल कर हम बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये इन केस ऑफ अल्केन जैसे नॉर्मल प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन की सूरत में मुख्तलिफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसको रिप्लेस करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये सारी डिस्कस करने के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि इधर क्वेश्चन था कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास प्रोपेन है, अब इसकी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। तो सिलेक्टिविटी ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पर जो स्टेबल जो होगा वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, वो सेकेंडरी होगा। तो ये सेकेंडरी को एक रिमूव करके उसकी जगह पर आकर अटैच होगा दूसरा, तो ये बनेगा
सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा है? प्राइमरी है, ये तो नहीं बनेगा। और ये तो 2 कार्बन है, ये भी नहीं बनेगा। और ये भी, बाकी जवाब होगा सी, तो इसका जवाब आएगा सी। इसी तरीके से अब आप देखें कि क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं विथ एन अननोन हेलोजन इज कैटेलाइज्ड बाय लाइट। द 2 मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उसने दिखाई है, वो हेलोजन पूछ रहा है कि हेलोजन कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि अगर फ्लोरीन होगा तो जो ज़्यादा कार्बन होंगे, प्राइमरी कार्बन कितने होंगे, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन इधर 9 होते हैं तो वहाँ पर बनेगा, तो वो बनाता आइसो। और अगर ब्रोमीन आयोडीन होता तो वो टर्शरी पर लगता, एक ही प्रोडक्ट बनाता। लेकिन जो क्लोरीन है वो मिक्सर बनाएगा, माना ये जो हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा। तो कौन सा हो सकता है? क्लोरीन, क्योंकि ये दरमियान में है। बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हम अंदाज़ा कर लेते हैं, बाकी इनकी हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन थे, ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई हैं, इनके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।